हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी चैनल सफ़र विद सांभवी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है ICD-10 क्लासिफिकेशंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्योंकि मेरी ऐसी वीडियो जो स्टडी पर्पस पे होती है वो इजी मेथड पे बेस्ड होती है, जिसमें ट्रिक होता है कि कैसे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अभी जो BSc नर्सिंग के हैं उनके एग्ज़ाम, कुछ के तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स, और कुछ के होने वाले हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ICD-10 क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर को किसने प्रोड्यूस किया है? तो WHO ने प्रोड्यूस किया है, WHO ने इस्टेब्लिश किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने। और ये सिर्फ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये क्लासिफिकेशंस फॉर ऑल डिसीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए हैं। तो सभी का उन्होंने क्या किया है, क्लासीफाई किया है। लेकिन जो अब ये F क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्लासिफिकेशंस होता है वो F से स्टार्ट होता है। ये F क्या है? तो चैप्टर F में हमारा साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्लासिफिकेशंस आता है, इसीलिए इसे डिनोट किया गया है F से, ठीक है। तो जो ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या? वो ये कि आपने देखा है कि ये जो क्लासिफिकेशंस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? F00 टू F09 से। तो 9 का इसमें क्या है, एक 9 का डिफरेंस है ना। जैसे कि ये स्टार्ट होता है F09, फिर F10, देन 19, देन 20, देन 29, है ना। इस तरह से कैसे हो रहा है, 9 में जो हो रहा है बढ़ते क्रम में जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? 99 तक जा रहा है ना। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो 9 के डिफरेंस में है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक जगह पे जो है वो 9 का डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो कौन सा है? F40 टू 48 है ना। यहाँ पे 9 का डिफरेंस नहीं है। अब वो कौन सा डिसऑर्डर्स के लिए 48 है? तो न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए कितना है आपका? 40 टू 48 है। तो उसको आपको समझना पड़ेगा, वो चीज़ों आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी कि F40 से 48 जो होता है वो न्यूरोटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, इन्हें एक शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर लेंगे। शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं? तो ऑसम, आप O2SM बोलिए या OS2M बोलिए, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। तो ऑसम में हमने सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो क्लासिफिकेशंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लासिफिकेशंस F00 से F09 में स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि O से हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग द सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर को डिनोट कर रहे हैं। O से हमारा ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो गया। फिर SS हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो S से मैंने लिया है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, है ना। तो क्योंकि पता है हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो क्या 9 से फिर किस में जाएगा? वो 10 टू 19 में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू सब्सटेंस यूज के कारण से जो मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर बढ़ते क्रम में 9 के डिफरेंस में जाएगा, तो 20 टू 29। तो ये तो बहुत कॉमन होता है कि कोई पता है क्लासिफिकेशंस को याद रखे या ना रखे, है ना। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया किस में आता है, कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, ये सभी को याद रहता है ना। तो 20 टू 29 यहाँ पे हम क्या देखेंगे? स्किज़ोफ्रेनिया, जो सिजोटाइपल स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स इसमें आएंगे। कहाँ से वो स्टार्ट होगा हमारा? 20 टू 29 में, है ना। फिर मैंने बोला क्या? ऑसम M, है ना, M आ रहा है। तो फिर वो किस में स्टार्ट होगा? 29 के बाद 30 टू 39। तो वो कौन होगा आपका? मूड डिसऑर्डर, जिसमें मेनिया आएगा, डिप्रेशन आएगा, अफेक्टिव मूड डिसऑर्डर्स हैं, है ना। अब देखिए कितना हो गया वो, 30 टू 39। इसके बाद कौन आएगा? 40 टू 48, नॉट 49, 40 टू 48 आएगा। और मैंने क्या बताया था उसमें हमारा कौन आता है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, जो न्यूरोसिस डिसऑर्डर्स हैं, है ना, वो इसमें आता है। जैसे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो गया, है ना। एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है कि जो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, है ना, वो कैसे स्टार्ट होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या हैं? तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हैं जहाँ पे पर्सन को या पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण से मेडिकल इश्यूज होने लगते हैं, है ना। याद होगा आपको, हाँ वही वाला है ना।
यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं, है ना। तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो इसी के जस्ट अपोजिट है ना। सोमेटोफॉर्म में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 40 to 48 में न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में आ रहा है, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण से उसको मेडिकल सिम्टम शो हो रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 50 to 59, फिर वही बढ़ते क्रम में 9 के डिफरेंस में ही है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के कारण से बिहेवियरल सिंड्रोम स्टार्ट हो रहे हैं पेशेंट्स को, है ना। तो जैसे मैंने बताया था क्या कि वहाँ पे सोमेटोफॉर्म में क्या हो रहा था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स शो हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल डिस्टर्बेंस के कारण से पेशेंट्स को बिहेवियरल सिंड्रोम शो हो रहे हैं। तो वो किस में स्टार्ट हो रहा है, आपका 50 to 59 में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, है ना। अब जो है बिहेवियरल सिंड्रोम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए कि क्या वो पर्सन कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी डिफरेंट सी होगी, नॉर्मल तो होगी नहीं, जहाँ पे पर्सन को बिहेवियरल सिंड्रोम स्टार्ट हो चुके हैं, एसोसिएट हो गए हैं, है ना। तो ये अब 9 का डिफरेंस आएगा 60 to 69, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लासिफिकेशंस। क्योंकि ऐसा इमेजिन करो ना कि जो फिजिकल डिस्टर्बेंस के कारण से पेशेंट्स का जो बिहेवियरल सिंड्रोम कॉज कर रहा है, जो बिहेवियरल सिंड्रोम्स हैं वो अकर हो रहे हैं, तो पर्सनालिटी तो अच्छी होगी नहीं, है ना। तो वो कौन सा डिसऑर्डर होगा आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस में 60 to 69 आपका एडल्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे की पर्सनालिटी में, मैं हमेशा से कहती हूँ कि बच्चे की पर्सनालिटी में या किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी में जो बचपन होता है, जो चाइल्डहुड होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चे को सही इन्वायरमेंट मिला है ना, तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। अगर बहुत नेगेटिविटी रहा है बच्चे का बचपन जो है, या किसी पर्सन का बचपन जो है वो बहुत नेगेटिविटी से भरा रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, तो उसकी पर्सनालिटी पे भी वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो हमको पता है ना। तो अब क्योंकि पर्सनालिटी की बात आ रही है, तो थोड़ा सा इसको एक समझ के चलना है ना, पीछे जाते हैं, हाँ क्यों ख़राब हुआ होगा, उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्यों हुआ होगा, तो मोस्टली देखा गया कि बचपन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, आपका 70 to 79, ये कौन सा स्टार्ट हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशंस, चाइल्डहुड डिसऑर्डर है आपका मेंटल रिटार्डेशंस। अब मेंटल रिटार्डेशंस हैं तो आपको एक एक डिसऑर्डर को लेके चलना है। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशंस हैं तो क्या उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाया होगा, नहीं, है ना। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 80 to 89 डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, है ना। तो मेंटल डिसऑर्डर के बाद, सॉरी मेंटल रिटार्डेशंस के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो 9 के डिफरेंस में 80 to 89, जिसमें कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक अच्छा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा, जो 80 to 89 है वो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, तो डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, है ना, डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे हमारा आएगा। क्योंकि 70 to 79 आप एक एक डिसऑर्डर को जोड़ते जाइए। ठीक है, हाँ हमने पहले क्या देखा कि ठीक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ रहा है ना, उसके बाद अगर पर्सनालिटी सही नहीं है तो हम बचपन में गए, बचपन में फिर क्यों पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ रहे हैं, बचपन में कोई डिफेक्ट है क्या, तो हमने क्या देखा कि मेंटल रिटार्डेशंस हमने पाया कि बचपन में उसको क्या था, मेंटल रिटार्डेशंस, है ना। देन हमने देखा कि चाइल्डहुड डिसऑर्डर हमने मेंटल रिटार्डेशन पाया। देन हमने देखा कि ठीक है फिर डेवलपमेंट तो सही तरीके से होगा नहीं, है ना, तो हमने उसके लिए क्या देखा, फिर 80 to 89 में हमने क्या देखा, डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं क्या, क्योंकि इन सारे वजह से मेंटल रिटार्डेशंस है ना, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, तो बच्ची का जो चाइल्डहुड है वो क्या सही तरीके से बीता होगा, है ना, नो। तो ये क्या है हमारा, फिर आएगा 90 to 98, जिसमें कौन आ रहा है हमारा, बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर ऑनसेट यूजुअली ओकरिंग इन द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अब वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 19 to 98 में चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसमें बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन है, पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स यहाँ पे अकर हो रहा है,
किस में, 90 to 98 में, है ना। अब इन सारी चीज़ों के बाद अब लास्ट में आ आता है 99। यहाँ पे जो डिसऑर्डर हैं वो अनस्पेसिफाइड है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिन्हें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको नंबर्स याद रखने हैं। 99 का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 99 के डिफरेंस में याद रखिए। ऑसम से याद रखिए, ऑसम के बाद फिर आपको बाकी चीज़ों को ऐसे याद रखना है। ऑसम ओ से हमने क्या आएगा, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स। तो ये वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जिनका अभी BSc नर्सिंग 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी मैं क्लास टीचर हूँ, उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें, उन्हें याद रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी किसी टॉपिक पे चाह रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो टॉपिक को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फाइड है। तो ये वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जिनका अभी BSc नर्सिंग 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी मैं क्लास टीचर हूँ, उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकें, उन्हें याद रह सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी किसी टॉपिक पे चाह रहे हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो टॉपिक को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है।